हेलो बच्चों, आज हम वर्क एनर्जी पार का अगला टॉपिक लेके आए हैं जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, एक फंसा हुआ टॉपिक है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको आती है पूरी तरह से तो मैं दो क्वेश्चन शुरुआत में दे रहा हूं, आप देख लो। अगर वो आते हैं तो वीडियो में कुछ नया नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर फोर्स की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर आई कैप प्लस वाई टाइम्स ऑफ जे कैप और पोटेंशियल एनर्जी 0,1 पे हमको दी है 10 जूल और हमसे पूछता है पोटेंशियल एनर्जी एट 2,3 कितनी है। एक सवाल ये हो गया इस तरह का। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास एक चेन है और वो चेन कुछ इस तरह से मैंने रखी है। एक मेरे पास चेन है, वो चेन मैंने इस तरह से रखी है। इस चेन का टोटल मास m है और ये यहां से h हाइट ऊपर रखी है। तो इस चेन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इस चेन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh गलत, mgh/2 गलत। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है और किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी के सवाल सॉल्व होंगे। मेरा नाम अलक पांडे, चैनल है फिजिक्स वाला। शुरू करते हैं आज का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी जैसा कोई टर्म डिफाइंड नहीं है। वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात मैंने बताई कि है ही नहीं। लो, एक्चुअल में फिजिक्स में डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिजिक्स में जिस चीज की डेफिनेशन हमको किताबों में मिली है, फिजिक्स में मिली है, वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैसे डिफाइंड है? डेफिनेशन फिजिक्स में क्या है? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नोट करेंगे, यही डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की आपको मिलेगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। धीमे धीमे ब्रेक करेंगे कि इसका मतलब क्या है। पहले इसको नोट करें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हमारे पास कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे कि फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है जैसे कि फ्रिक्शन, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स में हमारी ग्रेविटी की फोर्स, जैसे कि हमारी इलास्टिक की फोर्स, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्स, इन सब के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी की कोई मीनिंग नहीं। इस बात को नोट्स में डाले। मैं हमेशा कहता हूं कि साथ में पेन ले ले और लिखते रहे और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। वीडियो को एक बार में कंप्लीट किया करो, ध्यान देना इन बातों का। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये डेफिनेशन है। दिस इज द वे इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। कोई आपसे पूछता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप बोलते हो mgh है, हाफ के एक्स स्क्वायर है। ऐसे नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। uf माइनस ui इज माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस बात को मैं थोड़ा सा आपको फील करा दूं क्योंकि आपने कभी इस तरह से बातों को फील नहीं किया होगा। नोट कर लिया है, बहुत बढ़िया। इस बात को मैं आपको फील कराता हूं। तो यहां साइड में हम डेफिनेशन लिख लें। पहले यहां पे मैं लिख लेता हूं u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सर, हमने तो पोटेंशियल एनर्जी mgh पढ़ा है। बिल्कुल mgh पढ़ा है, आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है, कोई मास है जो यहां रखा है एट अ हाइट ऑफ h1 और उसको मैं उठा के यहां ले गया ऊपर की तरफ एट अ हाइट ऑफ h2। h1 से उठाकर h2 ले गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, सबको पता है। इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल कितनी हो जाएगी? mgh2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh1। सही है। यहां पोटेंशियल एनर्जी mgh1, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh2। तो uf माइनस ui की वैल्यू होगी mgh2 माइनस h1। बोलो सही है, सही है, सही है। फाइनल mgh2, इनिशियल mgh1, तो चेंज हो गया mgh2 माइनस h1।
अब यही बात क्या यहां से आ सकती है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसके ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है विच इज ग्रेविटी, mg। ग्रेविटी की फोर्स होती है कंजर्वेटिव, स्प्रिंग की फोर्स होती है कंजर्वेटिव, चार्ज के बीच इसकी फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है कंजर्वेटिव। तो इसके ऊपर जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है वो है mg, और mg की फोर्स में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट होगा h2 माइनस h1। बोलो सही है? इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां h1 था, यहां h2, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? h2 माइनस h1। तो अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस mg h2 माइनस h1 लिख सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स किधर है? नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर? ऊपर, तो माइनस लग जाएगा। क्यों रे? क्योंकि एंगल 180 डिग्री है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180, तो माइनस mg h2 माइनस h1। अब ग्रेविटी कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस mg h2 माइनस h1। अगर मैं इधर भी नेगेटिव लगाऊं तो उधर भी नेगेटिव लगेगा, तब देखो uf माइनस ui इज इक्वल्स टू माइनस wc। क्या ये बात सही है कि गलत है? सोच के बोलो। इसकी वैल्यू mg h2 माइनस h1, इस पे माइनस लगाओ तो ये भी बन जाएगा mg h2 माइनस h1। यस यस यस, दिस इज करेक्ट। हमें किसी ने बताई नहीं थी ये बात, हम देख रहे थे पर हमें ये बात पता नहीं थी, हम देख रहे थे, सच है बात। हमने बोला फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg h2, इनिशियल mg h1, डिफरेंस mg h2 माइनस h1। हमने कहा छोड़ो इसको, कंजर्वेटिव फोर्स को पकड़ो। यहां पे फोर्स कितनी? ग्रेविटी की, नीचे mg, ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h2 माइनस h1। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस mg h2 माइनस h1, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने कहा इसके आगे माइनस लगाओ तो क्या बन जाएगा? mg h2 माइनस h1, जो कि इसके बराबर है, यानी uf माइनस ui विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो डेफिनेशन को अपने नोट्स में डाल लो। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड है ही नहीं। चलो भाई अभी आगे और बातें करेंगे, अभी तो बस इंट्रोडक्शन हुआ है आपका इससे। यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख सकता हूं डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर बहुत छोटा चेंज हो पोटेंशियल एनर्जी में तो बहुत छोटे चेंज को हम du लिखते हैं, स्मॉल चेंज को इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं छोटा सा वर्क माइनस dw बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसे भी लिख सकते हो, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ छोटा सा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, कच्चा कुछ तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ du, कहां से कहां? u इनिशियल से u फाइनल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? बोलो, माइनस एफ डॉट डी एक्स या डी आर लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे माइनस एफ डॉट डी आर लिख लूं या डी एक्स लिख लूं, जो चाहूं। और ये फोर्स कौन सी होगी? कंजर्वेटिव। ये क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला। भाई इंटीग्रेशन लग गया है तो मैंने वर्क डन में इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यही तो आता है ना, इसी का इंटीग्रेशन तो होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर यहां पे कौन सी फोर्स लेनी है ये ध्यान देना है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात होगी तब ऐसा नहीं करेंगे। सो दिस कैन आल्सो बिकम अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कई किताब में ऐसे ही लिखा होगा। आप एचसी वर्मा जब खोलोगे तो उस किताब में इसको इसी तरह से डिफाइन करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ du फ्रॉम u इनिशियल टू u फाइनल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ fc डॉट dx। व्हाट इज fc? कंजर्वेटिव फोर्स। Is potential energy defined for non-conservative force? Yes or no? No, it is not. It is defined only for conservative force. तो जैसे चाहो वैसे लिख लो। ये डेफिनेशन याद रखोगे तो झिंगा लाला लाइफ बन जानी, यहां से सब कुछ बात समझ में आनी। Change in potential energy is negative of work done by conservative force. बहुत बढ़िया। तो इतना समझने के बाद हम क्वेश्चन करना बिगिन कर सकते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्चुअल सवाल कराऊंगा, फिर आपको स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ लेकर जाऊंगा। तो पहले कंसेप्चुअल सवाल कर लेते हैं। सपोज F इज इक्वल्स टू x, ठीक है, F इज इक्वल्स टू 2x एंड पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल्स टू 1 इज 10 जूल। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल्स टू 2।
तो हमें पोटेंशियल एनर्जी x इज इक्वल्स टू 1 पे दिया है, x इज इक्वल्स टू 2 पे पूछा है और बोल रखा है कि ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फाइनल हम मान लेते हैं इसको, यानी हमें जो निकालनी है u एट 2 माइनस इनिशियल मान लेते हैं 1 पे, तो u एट 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस f डॉट dx। वर्क डन का फॉर्मूला f डॉट dx, कहां से कहां जाना है, x इज इक्वल्स टू 1 से x इज इक्वल्स टू 2, तो 1 से लगा लिया 2। तेज तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, क्लियर हो रहा है एकदम। मैंने क्या बोला, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला f डॉट dx, क्योंकि फोर्स हमारी कैसी है, वेरिएबल। तो पहला वीडियो देखो वर्क बाय एनर्जी का, तो समझ में आएगा ये फॉर्मूला क्यों यूज किया। आगे बढ़ते हैं, अभी इसकी बात नहीं। तो हमने लिखा माइनस f कितना है 2x dx, कहां से कहां 1 से 2, u एट 2 यही निकालनी है हमको, u एट 2 माइनस u एट 1, u एट 1 इज 10 गिवन इज इक्वल्स टू x dx का इंटीग्रेशन, इसको मैं यहां सॉल्व कर लूं, माइनस 2 बाहर आएगा, x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2। बोलो सही है, इस माइनस को भी मैंने बाहर ले लिया, माइनस तो बाहर था ही, x स्क्वायर बाई 2, x dx का इंटीग्रेशन बोल x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 मर गया, 1 से 2 का इंटीग्रेशन, सो माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 से 2 तक, तो ये कितना हो जाएगा माइनस कितनी स्क्वायर लगाई, हाँ अच्छा 1 से 2 तक, तो x की जगह पहले 2 रखो, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस 1 3, और ये माइनस लगा है माइनस 3, यहां से u एट 2 विल बी इक्वल टू माइनस 3 माइनस 10, तो u एट 2 इज माइनस 13 जूल्स। क्या कहानी समझ में आई, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला था, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फाइनल पोजीशन इसको ली u2, इनिशियल पोजीशन इसको ली u1 इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन की जगह f डॉट dx, कहां से कहां x इज इक्वल्स टू 1 से x इज इक्वल्स टू 2, f की जगह रखा 2x dx, 2 बाहर आया, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 मर गया, माइनस x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 1 से 2, माइनस x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है 1 से 2, x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 रखा, 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, और बाहर लगा है 3, तो माइनस 3 सॉरी माइनस, तो u2 इज इक्वल्स टू ये, अच्छा ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10। आई रे इतनी बड़ी गलती, 7 जूल, इस पे तो तुम कत्ल कर दोगे मेरा, है ना, एक गलत हो गई यार, ये माइनस 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 7 जूल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल्स टू 2 इज 7 जूल। कई लोग ना वीडियो को यहीं पे पॉज किए होंगे, नीचे कमेंट कर दिए होंगे अब तक, छोड़ूंगा नहीं तुमको, है ना, तो देख लिया करो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो भाई बड़ा आसान सा सवाल था, ओए होए। अच्छा क्लास की स्टार्टिंग में हमने आपको एक सवाल और दिया था, जरा उस सवाल को देखो। मान लो मैं ऐसे लिख दूं, कैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं f इज इक्वल्स टू 3 4 5। अच्छा देखो एक नया क्वेश्चन हमारे पास आ गया, f इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी एट 0,1 10 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी 2,3 हमसे पूछा है कि भाई साहब क्या है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और साथ में माइनस। अच्छा भैया अब की बार देखो, आप वर्क डन की जगह ये मत लिखना f dx, यार ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर? क्योंकि यहां पे सिर्फ x वाली फोर्स नहीं, यहां पे y वाली भी फोर्स है, तो f dx लिखना गलत हो जाएगा। आप एक काम करना, आप लिखना fx dx इंटीग्रेशन ऑफ fy dy। वो बच्चे भी सीख लें जिन्हें वर्क डन निकालना नहीं आता, जब फोर्स x में, y में और z में हो, तब क्या करो, x वाले को dx से इंटीग्रेट करो, y वाले को dy से, z वाले को dz से, और सबको जोड़ दो, क्योंकि वर्क स्केलर होता है तो सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो u फाइनल u हमको नहीं पता, हमसे पूछा है, माइनस u इनिशियल कितना है 10, हमने यहां रख दिया, और इंटीग्रेशन कहां से कहां जाना है, x में जाना है 0 से 2, y में जाना है 1 से 3, बस सवाल खत्म। uf माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन fx dx, fx रहा ये यानी 3 dx 0 से 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy रहा 4 dy, कहां से कहां 1 से 3। नाउ यू कैन डू इट, और शुड आई डू इट, uf माइनस 10 कर रे भाई, हाँ यही रास्ता है तेरा। dx का इंटीग्रेशन बोलो x, तूने अब जाना है 0 से 2, और यहां पे 4 बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y 1 से 3,
ओके, बाहर माइनस लगा रहने देता हूं। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, 3 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 4 इंटू y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 और 8 14, तो दिस विल बी माइनस 14, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 और 6 14, बाहर माइनस माइनस 14, uf माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 14, यहां से uf की वैल्यू 10 इधर चला जाएगा, 10 इधर जाके ऐड हो जाएगा प्लस 10, तो कितनी आएगी माइनस 4 जूल, मतलब इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी है माइनस 4 जूल। सो ये तरीका है पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का, चेंज को डिफाइन करने का, उसको समझने का, कंजर्वेटिव फोर्स दी हो तो अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। बहुत बढ़िया। तो जिस सवाल से मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, उस सवाल को मैं फिर से देता हूं तुमको और उसको तुम करके दिखाओ। सो आई एम गिविंग यू द सेम क्वेश्चन अगेन। सपोज इफ f इज इक्वल्स टू x स्क्वायर i कैप पुंका कुंगुंडा एंड प्लस y के लिए हम ले लें x स्क्वायर i कैप और ले लें y j कैप प्लस 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 z स्क्वायर k कैप, और हमसे बोला ये कंजर्वेटिव फोर्स है, हमसे बोला पोटेंशियल एनर्जी एट 0,1,1 इज गिवन एज सपोजिटली 10 जूल मान ले, पोटेंशियल एनर्जी एट हमसे पूछ लिया 2,3,2 इज इक्वल्स टू व्हाट। कर लेंगे ये सवाल, कुछ नहीं करना है, क्या करना है uf माइनस ui, लक्ष्य जो है तेरा माइनस इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे हर हाल में पाना है माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा इस बार फिर देख रहा हूं फोर्स x में भी है, y में भी है, z में भी है, तो uf माइनस ui इज इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लो और अंदर इंटीग्रेशन करो बहुत ढेर सारे fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। बोलो सही है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, मजा आ गया। x को कहां से कहां जाना है 0 से 2, तो 0 से 2, y को कहां से कहां जाना है 1 से 3, 1 से 3, z को कहां से कहां जाना है 1 से 2, 1 से 2, fx की जगह रख दोगे x स्क्वायर, तो यहां रख दूं मैं, fy की जगह रख दोगे, बोलो कितना है y, fz की जगह रख दोगे z स्क्वायर, हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, जो आंसर आए लिख लो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10, तो यहां पे 10 uf माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस लगाया x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 कहां से कहां 0 से 2 प्लस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन कहां से कहां 1 से 3, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन कहां से कहां 1 से 2। अब इसमें वैल्यूज को रख दो और सॉल्व कर लो, जो आंसर आए उसको लिख लो। बोले सही है, कमेंट करें इसका आंसर, हैशटैग कमेंट आंसर 1। इसको हम क्वेश्चन 1 बोल देते हैं, जो हमने आपको दिया है, आप कैलकुलेट करें और इसके आंसर को कमेंट करें। करने का तरीका समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अंदर चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की और डिटेलिंग समझते हैं। ये तो डेफिनेशन से रिलेटेड बात हुई, ये तो किससे रिलेटेड बात हुई, ये तो डेफिनेशन से रिलेटेड बात हुई। डेफिनेशन क्या है फिर से याद कर लेंगे, uf माइनस ui इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मेरे ख्याल से अब मेरी ये बात आप नहीं भूलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके सिवा कोई फोर्स नहीं लेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं, असल में जो चीज डिफाइंड है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसके लिए डिफाइंड है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं टॉपिक अगला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एक टॉपिक ग्रेविटेशन आगे हमको पढ़ना है, और जब हम उसको पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मेरे साथ, पक्का वादा। देखते हैं, क्योंकि 11वीं क्लास में इंसान बहक बहुत जाता है। तैयारी में बहको मत, ये नहीं कि शुरुआत के 4 चैप्टर अच्छे से किए, बाद के चैप्टर छोड़ रहे हैं। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में इसका पूरा डेरिवेशन आएगा। अभी के लिए समझो, एक मास m1 है, एक मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। एक मास m1, एक मास m2, बीच का डिस्टेंस r, तो इनके बीच की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस g m1 m2 बटे r। इसका डेरिवेशन करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर कि ये कैसे आया, कैसे हुआ, यूज यही करेंगे। इसको याद रखना है, जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो इसकी बात नहीं करूंगा, ये याद रखोगे। आया कैसे होगा, माइनस जी m1 m2 बाई r, ऐसे ही आया होगा। कुछ हमने वहां पे अजम्पशन यूज किए होंगे। कुछ अजम्पशन हमारे ये भी होते हैं कि हम अर्थ के ग्राउंड सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानते हैं, 0। क्या होती है 0? नहीं होती। हम अज्यूम करते हैं, ये बात समझो। हम कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम करते हैं, तब हम बोलते हैं कि यहां से h हाइट ऊपर जाके पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। ये एक अजम्पशन है फिजिक्स में।
इस जगह पोटेंशियल एनर्जी mgh तभी होगी जब सरफेस पे कितनी मान लो 0, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब आपका h बहुत बड़ा ना हो, आप अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर ना जाओ, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, तब हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा, अभी इतना समझो, समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी mgh ठीक है हम मानते हैं, पर कब, जब सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो 0। अभी स्प्रिंग फोर्स पढ़ाऊंगा तो ये कंसेप्ट भी तुमको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बता रहा हूं, कहां पे 0, क्यों 0 लेते हैं। उसके पहले भी इतना समझो कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जब 0 मानते हैं तो हम बोलते हैं h ऊपर mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां तक में चेंज होता है mgh, तो हम बोल देते हैं इसको 0 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा mgh। ओके 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 ओके। अब यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जो सारी किताबों में आपको मिल जाएगा, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास एक चेन है जिसकी लेंथ l है, एक चेन है जिसकी लेंथ l है, उस चेन को मैंने ऐसे रखा, चेन का मास m है, ग्राउंड से h हाइट ऊपर, फिर उसी चेन को मैंने ऐसे रखा, उसी चेन को मैंने ऐसे रखा, ठीक है 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 ठीक है, ओके 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 ओके। इस चेन को मैंने ऐसे रखा, इसकी लेंथ हटा लो, ऐसे रखा, अभी भी मास m है, ठीक है, हाइट h, और फिर इसी चेन को मैंने ऐसे रखा इस तरह से, अभी भी मास m है। हमसे बोला पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करिए, केस 1, केस 2, केस 3। क्या तीनों केस में पोटेंशियल एनर्जी इसकी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या तीनों केस में सेम होगी कि अलग होगी, सेम होगी कि अलग होगी, सबसे ज्यादा किसमें होगी, जल्दी से बोले 1 2 3, जल्दी से बोले 1 2 3 1 2 3, मेरे ख्याल से 1 में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इसकी, mgh। मान लिया यहां सरफेस पे, मान लिया सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, तो h हाइट ऊपर mgh। यहां पे कितनी होगी mgh, नहीं, यहां देखो कुछ पार्ट इसका सरफेस के पास है, कुछ पार्ट इसका सरफेस से दूर है, तो कैसे निकालें हम इसका सेंटर ऑफ मास देख लें। सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा कितनी हाइट पे, h/2 पे, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास यूज कर सकते हो, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh/2। इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है h/2, इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है h। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे भाई, कुछ पार्ट इसका सरफेस के पास है, कुछ सरफेस से दूर है, तो आप इसका एक मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट का लेने का कंसेप्ट इतना सही तो नहीं है फिजिक्स के हिसाब से, आप सेंटर ऑफ मास लो, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा mgh। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है, क्योंकि इसके सारे ही पार्ट या इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, सरफेस पे ही है, और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है, तो ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सबसे ज्यादा 1, फिर 2, फिर 3। बड़ा ही हलवा सा सवाल था, प्यार से हमने इसको निपटा दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो सवाल अच्छा आने वाला है वो ये है ना, जो आपको काफी किताबों में मिलेगा, जबकि ये सवाल भी इतना अच्छा नहीं है, इसको जोड़कर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जोड़कर जो सवाल आगे बनेगा बड़ा अच्छा है। चलो ध्यान से देखो इस सवाल को, मान लो मैं एक चेन को ऐसे रखूं, ठीक है, ये चेन है, इसका मास m है, ये रेडियस r है, और ये भी r है, और ये एंगल 90 है डेफिनेटली। इस चेन को मैंने ऐसे रखा हुआ है, हमसे पूछा है व्हाट इज डा, व्हाट इज डा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन, व्हाट इज डा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। बताओ भाई इसको कैसे करोगे, व्हाट इज डा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। अब चेन की हाइट कितनी है, देखो ये तो सरफेस है, हम मान के चलेंगे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। अब देखो ये चेन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी रखी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां पे नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना कह सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा, भगवान जाने। अब क्या करें क्या करें क्या करें, तो यहां पे बच्चों मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, और वो कंसेप्ट है डीएम मास का। और डीएम मास का कंसेप्ट आपको सीखना होगा जब आप पढ़ोगे मेरे से सेंटर ऑफ मास। तो अच्छी बात है, सेंटर ऑफ मास अगला ही टॉपिक है, स्टार्ट होने वाला है वर्क पावर एनर्जी के बाद। तो आज एक नया कंसेप्ट सीखो, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अगर ये कंसेप्ट नहीं आता है तो नया कंसेप्ट है, ध्यान दें, और आता है तो समझें ऐसा क्यों हुआ था। हम क्या करेंगे, हम कहीं पे एक छोटा सा मास डीएम लेंगे, उस डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसी तरह से डीएम मास कहीं और पे लेंगे, इसी तरह से डीएम मास कहीं और पे लेंगे। सबकी हाइट आप देख रहे हो सरफेस से अलग अलग है, तो इस डीएम की पोटेंशियल एनर्जी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, ऐसे ही डीएम काटते हुए हर एक डीएम की पोटेंशियल एनर्जी को लेकर जोड़ देंगे, जिससे हमें इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी चेन की। इस चेन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका है, छोटे छोटे डीएम मास लो,
उनकी हाइट देखो और उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो और सबको जोड़ दो। तो आपको पता है डीएम 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 जैसी चीजों को जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो इंटीग्रेशन यहां पे कैसे करना है यही इंपॉर्टेंट है, मैं सिखाने जा रहा हूं। बड़ी बड़ी सांसें ले लें और इस कंसेप्ट को समझें। अच्छा, कभी ना कभी तो समझना ही था। आज भागोगे तो कल समझाना पड़ेगा और कल भागोगे तो परसों। क्या बोल रहा कल संडे, ओए होए संडे इज अ हॉलीडे। तो देखो ये वीडियो कब अपलोड होता है, संडे को ही नहा आए। इसका मास m है और रेडियस कितना है r। मैं एक काम करूंगा, एक यहां पे मास dm ले लूंगा, a ऐसे, ठीक है। मैंने ये मास ले लिया dm, a ऐसे। मान लिया ये तो r रेडियस ही होगा। मान लिया यहां से एंगल है थीटा और ये छोटा सा एंगल है डी थीटा। मैंने मान लिया यहां से एंगल थीटा और ये छोटा सा एंगल डी थीटा और ये मेरा मास dm। इसकी हाइट यहां से कितनी हुई अब आप निकाल सकते हो। देखो ये r है तो ये होगा r cos थीटा और ये हाइट कितनी हो जाएगी r sin थीटा। तो dm मास सरफेस से कितना ऊपर है r sin। देखो ये r है, इधर r cos थीटा आएगा, इधर r sin थीटा आएगा। तो इसकी हाइट कितनी है r sin थीटा। तो अगर मैं पूछूं द स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dm मास, तो आप बोलोगे dm g h, और h कितना है r sin थीटा। द स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी विल बी dm r sin dm g r sin थीटा। मैं आपसे पूछूं टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप उठा के इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। इंटीग्रेट करोगे छोटे 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 डीएम आ जाएंगे, सबकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्लूड हो जाएगी। दिस विल बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dmg r sin थीटा। पर ये इंटीग्रेट कैसे होगा? अभी तक तुमने जितने इंटीग्रेशन देखे ऐसे देखे हैं, x dx, y dy या y स्क्वायर dy, x क्यूब dx, 2x क्यूब dx। मतलब यहां जो वेरिएबल होता है यहां भी वही वेरिएबल होता है। भाई dx x का वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन के लिए यहां पे जो फंक्शन रखते हैं, जो वैल्यू रखते हैं, वो भी x की होनी चाहिए। यहां dy है तो यहां y की वैल्यू होनी चाहिए। और यहां देखो कहानी अलग है, यहां हमें इंटीग्रेशन करना है dm के रिस्पेक्ट में और वेरिएबल है थीटा। क्या थीटा वेरिएबल है? दिमाग से अपने पूछो। जब छोटे छोटे dm लोगे, मान लो यहां पे dm लिया तो थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब यहां वाला dm कंसीडर करोगे तो थीटा की वैल्यू घट जाएगी। असल में तो वेरिएबल थीटा है। कहां से कहां? एक तो ये वाला dm लेना जरूरी है और एक ये वाला dm लेना जरूरी है। मतलब थीटा शुरू में 0 है और बाद में 90 है। तो असल में तो थीटा को 0 से 90 लेके जाएंगे तो सारे dm इंक्लूड हो जाएंगे। पर यार यहां इंटीग्रेशन तुम dm के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वेरिएबल थीटा है। तो इन दोनों को सेम करने का तरीका देखो क्या है। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बाहर निकाल के बना रहा हूं, ध्यान से देखें। ये एक लॉजिक है जो आगे बहुत यूज होगी, आगे मैं बहुत बात भी नहीं करूंगा। ये dm, ये r, ये d थीटा, ठीक। अच्छा, मैं पूछूं इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ होगी आर डी थीटा। पढ़ रखा है आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू थीटा, एंगल पढ़ रखा है कि नहीं, कि अगर आर्क की लेंथ चाहिए तो रेडियस को एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर इंटू डी थीटा। ये आपको इसकी लेंथ मिली, मास नहीं मिला। क्या मिला? लेंथ मिली। अभी भी काम नहीं बना। हमें तो मास की जगह कुछ ऐसा रखना है कि थीटा का वेरिएबल आए। भाई वेरिएबल है क्या? थीटा। डीएम तो वेरिएबल है, डीएम को हटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डी थीटा आ जाए, कोशिश कर रहे हैं डी थीटा आ जाए। देखो आने लगा। इसकी लेंथ कितनी होगी? आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल आर डी थीटा, ठीक है। अब मैं एक कंसेप्ट बताता हूं। कंसेप्ट ये है कि इस पूरे का मास m है, पूरी चेन का मास, पूरी चेन का मास कितना है? m। और पूरी चेन की लेंथ ये कितनी होगी बच्चों? मेरे ख्याल से होगी पाई आर बाई 2। बोलो समझ में आया? पूरा चक्कर होता तो लेंथ होती पाई आर, आधा चक्कर 2 पाई आर, आधा चक्कर होता तो लेंथ होती पाई आर। 1/4 चक्कर है, ये कितना होगा? पाई आर बाई 2। भाई ये पूरा होता तो कितना लेते? पाई आर। उसका भी आधा कर दिया तो ये कितना हो गया? पाई आर बाई 2। पूरा सर्किल होता तो कितना होता? 2 पाई आर। आधा होता पाई आर, उसका भी आधा, लेंथ कितनी हुई? पाई आर बाई 2। यानी पाई आर बाई 2 जब लेंथ है तब मास है m, ठीक है। तो जब आर डी थीटा लेंथ होगी, मतलब ये वाली छोटी सी लेंथ आर डी थीटा जब लेंथ होगी तो मास कितना होगा? यूनिटरी मेथड, इसका इतना तो इसका कितना, तो m अपॉन पाई आर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आर डी थीटा, दिस इज डी एम।
बोलो कितने लोग को समझ में आया? ध्यान से देखें, नई चीज समझाया मैंने, कभी ये चीज अभी आप तक को नहीं बताई है अभी तक आपको, आज पहली बार बता रहा हूँ। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप रिपीटर हो ड्रॉप ईयर में तो आपके लिए बहुत ही हलवा चीज है। नहीं आती तो आप सीख लो, इजी चीज थी। मैंने बोला कि मुझे ये वेरिएबल की कहानी चेंज करनी थी, मुझे पता है थीटा को 0 से 90 लेके जाना है, ओके, और मेरे पास यहाँ डीएम है, तो मैं चाहता हूँ थीटा की जगह डी थीटा आ जाए, फिर मैं थीटा को इंटीग्रेट कर दूं 0 से 90। तो मैंने इसको उठा के बाहर निकाला, मैंने बोला ये आर ये डी थीटा, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? आर डी थीटा। पर ये तो लेंथ है, मुझे मास चाहिए, तो मैंने कहा पूरे की लेंथ कितनी है? पाई आर बाई 2। पूरे का मास कितना है? एम। तो इतने की लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। तो इतने का मास कितना होगा? m अपॉन पाई आर बाई 2 इंटू आर डी थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dm, यही तो हमको चाहिए था। तो dm इज इक्वल्स टू m, ये 2 ऊपर आ गया, 2 अपॉन r से r मर गया, पाई डी थीटा। बोलो सही है? r से r मर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2m बाई पाई डी थीटा। आपको dm की वैल्यू मिल गई, खेल खत्म। dm की जगह आप रख सकते हो 2m बटे पाई डी थीटा जी, 2m बटे पाई डी थीटा जी आर साइन थीटा। अब देखो बहुत आसान हो गया ये, अब डी थीटा भी है और साइन थीटा भी है, इंटीग्रेट थीटा को कर दो कहां से कहां? 0 से लेके 90 डिग्री, तो 0 से लेके पाई बाई 2, 90 डिग्री लिख दूं जैसे आपको अच्छा लगे, कोई टेंशन नहीं है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। क्लियर? अब इसको मिटा दूं मैं, ठीक। तो ये चीज हम आगे भी बहुत यूज करेंगे, आप ध्यान रखना अब इस चीज का। चलो भाई, तो यहां से कांस्टेंट सारे बाहर ले लो, मास m कांस्टेंट क्योंकि पूरे का मास m है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, सब बाहर आ गए। तो 2m बटे पाई g, r भी कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, ये मास पूरे का है तो कांस्टेंट है, पाई बाहर, 2 बाहर, g बाहर, अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके 90। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलेंगे माइनस कॉस थीटा, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां? 0 से 90। तो 2m बटे पाई जी आर, अब यहां माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 0, बोलो सही लिखा है? माइनस यहां लगा हुआ था, इस माइनस को बाहर छोड़ो, माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 0, कॉस 90 इज 0, कॉस 0 इज 1, माइनस 1 माइनस प्लस 1, सो द आंसर विल बी 2m बटे पाई g into r. This will be the potential energy of the whole chain. कैसे हुआ? cos 0 की वैल्यू 1 माइनस प्लस 1, 2m बटे पाई जी आर, दिस विल बी दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? नहीं हुआ तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करो, मैं बोल चुका हूं ये नया कंसेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा, पर ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन अच्छे इससे भी ऊपर लेवल के बनते हैं। ये तो बस पोटेंशियल एनर्जी थी, अभी इसके साथ काइनेटिक एनर्जी मिक्स होगी। मैं इसी चेन को यहां से थोड़ा सा खिसका दूंगा, फिर बोलूंगा जब ये चेन अपने आखिरी पॉइंट से नीचे गिरी तो पूरी चेन की स्पीड क्या है, तब सवाल ये बनेगा अपना बढ़िया मेंस लेवल का। अभी तो कुछ नहीं हलवा था, मैं इसी चेन को ऐसे पुश करूंगा तो जब ये नीचे गिरने लगेगी मैं पूछूंगा गिरते वक्त चेन की स्पीड क्या है। एनीवेज, तो मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh समझाया और एक केस नया दिखाया कि इस टाइप का जब कुछ दिया हो तो कैसे आप इंटीग्रेट करो, क्योंकि mgh में हम सेंटर ऑफ मास ले लेते थे मास के लिए, पर इस केस में हमें सेंटर ऑफ मास नहीं पता था। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। Gravitational potential energy will be discussed in detail under the chapter gravitation. Spring potential energy. क्या स्प्रिंग के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है। जिन लोग को पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग पे एक वीडियो और कर रखा है मैंने, ऊपर टाइप करें स्प्रिंग फोर्स फिजिक्स वाला, टाइप करें स्प्रिंग फोर्स फिजिक्स वाला, और अगर स्प्रिंग के बारे में लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि स्प्रिंग कितना नीचे खींचेगा, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स कहां से आया, तो वो सब वहां पे देखें। आज करेंगे बात पोटेंशियल एनर्जी की, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो भाई बात है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको हमें आज समझना है। मान ले मेरे पास एक स्प्रिंग है यहां पे, और स्प्रिंग से फंसा है एक मास m, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा मास m। इस स्प्रिंग को मैंने खींचा और खींच के यहां ले आया, कितने आगे? x1 डिस्टेंस। फिर x1 से मैंने स्प्रिंग को और खींचा और खींच के मैं यहां ले आया, मतलब ये टोटल हमने लेंथ कवर की x2 डिस्टेंस। पहले x1 खींचा फिर x2 खींचा। क्या इस स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी? बिल्कुल। जब स्प्रिंग को खींचोगे तो तुम अपनी एनर्जी उसको दोगे, वही एनर्जी वो स्टोर कर लेगा पोटेंशियल एनर्जी की तरह। नोट डाल के एक बात लिखें, यहीं पे नोट डाल के एक बात लिखें,
नोट डालें। हाँ, अब लिखें पोटेंशियल एनर्जी इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिखाई नहीं पड़ती, इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज इम्पार्टेड टू द बॉडी, इट इज इम्पार्टेड टू द बॉडी, या सिस्टम लिख लो, टू द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी बॉडी की नहीं होती, सिस्टम की होती है। जैसे हम मास m की mgh बोलते हैं तो वो मास m की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो मास m और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी एक बॉडी की नहीं होती, सिस्टम के लिए डिफाइंड होती है। ठीक है, तो क्या लिखवा रहा था मैं, है ना, इम्पार्टेड टू दी, व्हेनेवर एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द सिस्टम, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। Whenever energy is imparted to the system, that energy is stored as potential energy. अब आइए समझिए, जब आप इसको खींचोगे तो इसमें अपनी एनर्जी दोगे, वही एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय, ये हम डिराइव करने जा रहे हैं, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, डिराइव करने, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स in stretching from x1 to x2, x1 से x2 जाते जाते स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगी। और ध्यान रहे स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स होती है, कैसी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल्स टू माइनस kx होता है। तो कैसी फोर्स है, ये एक वेरिएबल फोर्स है। तो यहां पे अगर हम इसको इस तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ ऐड करेगी kx के फॉर्म में, पीछे की तरफ। स्प्रिंग को तुम ऐसे खींचोगे, स्प्रिंग तुमको पीछे खींचेगी विद kx फोर्स। तो अगर हमें वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन निकालने के लिए हमको माइनस इंटीग्रेशन, वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। कहां से कहां जाना है, x1 से x2। तो हम स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू रखेंगे, फोर्स किधर लगेगी, पीछे, डिस्प्लेसमेंट किधर, आगे, तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा। या चाहो तो ऐसे समझ लो, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस kx dx। कहां से कहां, x1 से x2। एक चूर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, बता रहा हूं, पीट दूंगा दीवार को और दुनिया को और खुद को। तुमको नहीं पीटूंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो मैं ये कह रहा था कि फोर्स पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे है ना, इसलिए वर्क डन नेगेटिव ही आएगा। तो चाहे सीधा माइनस kx dx लिखते या ऐसे समझते, जो फोर्स है वो माइनस kx और डिस्प्लेसमेंट आगे तरफ dx। कहां से कहां, x1 से x2। k होता है बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट। मैं बोल रहा हूं, अगर स्प्रिंग के बारे में नहीं पता है तो यूट्यूब पे टाइप करें स्प्रिंग फोर्स फिजिक्स वाला और वीडियो देख लें। यहां से k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस भी बाहर आ जाएगा। x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, x1 से लेके x2। सो दिस विल कम आउट टू बी, दिस विल कम आउट टू बी, से x2 का स्क्वायर बाई 2 किस में रहेगा, माइनस में, माइनस हाफ k x2 का स्क्वायर। सही है, 2 को बाहर ले लो, x स्क्वायर बाई 2 को बाहर ले लिया। अब बोलो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, और x2 किस में आ जाएगा, माइनस में, और ये आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ k x1 स्क्वायर। पहले इतना खुद से करके चेक कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं है। इसको इंटीग्रेट करोगे x स्क्वायर, तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, x2 स्क्वायर बाहर आएगा तो माइनस ही रहेगा, x1 स्क्वायर बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। दिस विल बी दी वर्क डन बाई स्प्रिंग या वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे समझना हो। वर्क डन बाई स्प्रिंग बोल दो या इसी को वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग का वर्क डन निकालने का भी कई बार स्कूल में डेरिवेशन आता है, तो भी यही कर सकते हो। स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स होती है, वेरिएबल, इसलिए इंटीग्रल f dx यूज किया। आ गया यहां तक, सबका आ गया यहां तक। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। यहां तक क्लियर है, पक्का, माइनस हाफ, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं। ओके ओके ओके, इसको मैंने छोड़ दिया। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग या कंजर्वेटिव फोर्स। कितना आ रहा है, माइनस हाफ k x2 का स्क्वायर प्लस हाफ k x1 का स्क्वायर। अब हमसे कोई कहे कि यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज हुआ, यहां से यहां जाने में पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज हुआ। सो हम लिखेंगे u at 2 minus u at 1 is equals to negative of work done by conservative force. u at 2 minus u at 1 is equals to, इसका नेगेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका नेगेटिव,
तो हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। कहानी समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? एक रत्ती नहीं होना चाहिए। नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो इसका नेगेटिव कर दिया। अच्छा, तो ये होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। नोट करें, नोट करें और बिलीव करें, यही होती है, बिलीव करें, बिलीव, यही होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं, डिफाइंड क्या है फिजिक्स में? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। बट यहां पे ये कैसे आया? तो हम कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल वाले सरफेस में, ग्रेविटेशनल वाले केस में हमने अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना था, उसी तरह से हम कहीं पे, कहां पे? जहां तुम्हारा मन करे, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। ठीक, अब इसका कन्वेंशन है, कन्वेंशन भी है। तुम कहोगे सर कहीं भी मान ले, मानने को मान सकते हो, पर जानते हो जहां पे भी फिजिक्स में मानने वाली चीज आती है वहां पहले से कई लोग एक ही चीज मान चुके हैं, तो उसी चीज को हमें मान सिंह को दरबार नहीं, मान सिंह तो नहीं, उसी चीज को हमको मानना है और जो कन्वेंशन है उसी को फॉलो करेंगे। वैसे कहीं पे भी मान सकते थे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, कहां थी प्यारे बच्चों? नेचुरल लेंथ पे थी। कहां थी? नेचुरल लेंथ पे थी। यानी जब जहां पे थी, यहां पे, जब उस पे फोर्स जीरो था, जब स्प्रिंग फोर्स कितना था? जीरो, नेचुरल लेंथ, जब खिंची नहीं थी, स्ट्रेच नहीं हुई थी, उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे। नोट, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहां पे जीरो होती है? नोट करें, जहां पे स्प्रिंग पे लगने वाली फोर्स जीरो होती है। स्प्रिंग पे फोर्स जीरो कब होगी? जब वो अपनी नेचुरल लेंथ पे होगी, जब बिल्कुल भी ना खींचा हो, बिल्कुल भी ना दबाया हो, ना स्ट्रेच हो, ना कंप्रेस हो, उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। इस अजम्पशन को मानते हुए हमने आपसे कहा लेट x1 इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब जब x1 जीरो होगा तो x1 पे हमने पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी है? u1, x2 पे कितनी मानी है? u2। अगर x1 की वैल्यू जीरो ले लोगे तो u1 भी कितना हो जाएगा? जीरो। पुट करो वहां पे। नहीं समझ में आया? हमने कहा x1 है ही नहीं, ये जीरो है, मतलब ये चीज यहां पे है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। पुट करो वहां पे, u2 इज इक्वल्स टू, u1 जीरो हो गया, हाफ के x2 स्क्वायर, यही तो ऊपर लिखा है, u इज इक्वल्स टू हाफ के x स्क्वायर। नहीं आया? x1 को यहां मान लिया, x1 पूरा यहां चला गया, x2 स्ट्रेच हुआ है, तो चाहे x2 लिखो, चाहे x लिखो, चाहे z लिखो, चाहे r लिखो, चाहे y लिखो, जो लिखना चाहो लिखो, जो लिखना चाहो लिखो भाई। हमने इसको यहां पे ले लिया, x1 को यहां लिया, तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब यहां से जितना खींचोगे, जैसे यहां से कितना खींचा x2, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे हाफ के x2 स्क्वायर, या इसको आप सीधा बोल सकते हो u इज इक्वल्स टू हाफ के x स्क्वायर। और इसमें एक छोटा सा अजम्पशन छुपा हुआ है, एक छोटा सा अजम्पशन छुपा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है कब? एट नेचुरल लेंथ। कब? एट नेचुरल लेंथ। कब? एट नेचुरल लेंथ। अब नेचुरल लेंथ से x खींचोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ के x स्क्वायर। नोट करें, नोट करें, पेन पेपर लेके बैठा करें, वरना लेक्चर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। नोट करें, x खींचें या x दबाएं, कचक 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 कचक, x खींचें या x दबाएं, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाफ के x स्क्वायर होगी। नोट करें, इधर यू हैव स्ट्रेच्ड x or you have compressed x from natural length, the potential energy stored will always be half kx square. नोट करें एक और पॉइंट यहीं पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। k पॉजिटिव रहेगा, x का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। यार दबाओगे तुम x की वैल्यू -2 रख दोगे, इससे ज्यादा गधापना नहीं करोगे, -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो नोट करें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। दो बातें हैं, x खींचें या x दबाएं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? हाफ के x स्क्वायर। कहां से खींचना है x? कहीं से भी नहीं, कहां से? फ्रॉम नेचुरल लेंथ। x स्ट्रेच कहां से हुआ हो, जैसे x2 कहां से बढ़ा था? नेचुरल लेंथ से, है ना, क्योंकि x1 को जीरो माना। x खींचें या x दबाएं, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग is always positive, is always positive. Gravitational potential energy can be negative. Note,
नोट करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। नोट करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, बट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए आइए सवाल करते हैं, बात करने का समय हमारे पास है नहीं, तो सवाल करते हैं। पहले मैं कंसेप्चुअल सवाल लूं। देखो तुमको एक बड़ा सवाल देता हूं और देखता हूं तुम इसको कैसे करते हो। मान लो यहां पे एक स्प्रिंग है और यहां पे एक मास लगा है, ठीक है, कोई मास m लगा है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है अपना 100 न्यूटन पर मीटर। इसको मैंने खींचा और खींच के मैं इसको ले आया 1 मीटर आगे, फिर मैंने और खींचा और खींच के मैं ले आया इसको मान ले 2 मीटर आगे। पहले 1 तक खींचा फिर 2 तक खींचा। हमसे पूछा फाइंड, सुनना, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स in stretching from x is equals to 1 to x is equals to 2। 1 से 2 खींचने में इस समय स्प्रिंग ने कितना वर्क किया। तो यार वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे निकालोगे? वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग की फोर्स कैसी होती है? स्प्रिंग की फोर्स होती है -kx पीछे की तरफ। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग -kx dx इंटीग्रेशन। ये सब क्यों कर रहे हैं? सीधा फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये फोर्स प्यारे बच्चों वेरिएबल है। अब इसको कहां से कहां ले जाना है? 1 से लेके 2 तक, फिर इंटीग्रेट करोगे, फिर वैल्यू रखोगे, भाग। अब थोड़ी ना ये सब करेंगे, अब क्यों करेंगे? अब हम शॉर्टकट यूज करेंगे। u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे कौन सी है? स्प्रिंग फोर्स। मतलब हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? u फाइनल मतलब इस जगह पे u एट सेकंड पोजीशन माइनस u एट फर्स्ट पोजीशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। u2 यहां पे यार पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला हमको पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। u2 इस जगह पे, u1 इस जगह पे, यहां पे x की वैल्यू कितनी है? 2। x कहां से लेना है? x लेना है नेचुरल लेंथ से। कहां से लेना है? नेचुरल लेंथ से। तो यहां से कितना हुआ? 2। तो हाफ के 2 का स्क्वायर माइनस 1 पे कितना है? 1 ही है। हाफ के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। के की वैल्यू कितनी है? 100। के को ले लिया कॉमन तो हो गया ये 50। क्लियर है? आपसे कट जाएगा। के की वैल्यू 100, हाफ के कॉमन लिया 250, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 minus 1, 3 is equals to negative of work done by spring force. That means the work done by spring force come out to be minus 150 joules. अब चाहे तो भाई इसको तू इंटीग्रेट करके कर ले, चाहे तो इसको शॉर्टकट से समझ ले। अब तो हमें समझ में आ गया ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स कहां से लेना है? नेचुरल लेंथ से लेना है। तो अब तो हम सीधे सीधे इसको कर सकते हैं, अब इसमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। नोट करें, नोट करें बच्चों, नोट करें, नोट करें। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना जरूरी नहीं है। खुश हो गए, एक टॉपिक कम हो गया। पर सर ये हर चीज में जिंदगी में पर क्यों होता है? चिड़िया में भी पर होता है। ओह नो, बट स्टडिंग पोटेंशियल एनर्जी मेक्स इट easier to calculate work done by conservative forces. Studying potential energy makes it easier to calculate work done by conservative force. अब conservative force का work done इंटीग्रेट करना पड़ता, बिना इंटीग्रेशन के काम हो गया। अब समझ में आया भैया कि इसकी स्टडी से हमें कंजर्वेटिव फोर्स को इंटीग्रेट वगैरह नहीं करना पड़ता। जब भी हमसे एग्जाम में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछेगा, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। जब भी एग्जाम में हमसे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछेगा, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। चलिए देखिए अगला सवाल। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, इसकी वैल्यू है k, यहां पे एक मास लगा है m, और ये अभी नेचुरल लेंथ पे है। किस पे है? नेचुरल लेंथ पे। इसको मैंने पकड़ रखा है और धीमे धीमे नीचे जाने दिया। क्या ये नीचे जाएगा? बिल्कुल। स्प्रिंग को खींचता हुआ नीचे आता जाएगा। क्यों भाई? नीचे की तरफ फोर्स लग रही है ना, कौन सी? mg। और स्प्रिंग इसको ऊपर रोकना चाहेगी, स्प्रिंग में ऊपर की तरफ फोर्स पैदा हो जाएगी। इसको रोकने के लिए चमत्कार की तरह एक फोर्स आ जाएगी, kx। आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई। क्योंकि नीचे वो mg खींचना चाहेगा तो स्प्रिंग ऊपर रोकना चाहेगी, तो स्प्रिंग ऊपर kx लेगी, नीचे mg। पर अभी mg की फोर्स ज्यादा है तो ये और नीचे आएगा, टुरुक 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 टू, एक जगह आके रुक जाएगा। ऐसा होगा?
खिंचता 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 यहाँ पे आके रुक गया, इस जगह पे आके ये इक्विलिब्रियम में आ गया। किस में आ गया? इक्विलिब्रियम, शांति। इक्विलिब्रियम में क्यों आया? क्योंकि अब जितना mg है उतना ही kx है। इसने क्या किया? x की वैल्यू को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, यहां से x की वैल्यू को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, x की वैल्यू को बढ़ाता गया बढ़ाता गया, देखो x बढ़ता जा रहा है, जिससे स्प्रिंग फोर्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि जितनी फोर्स नीचे उतनी फोर्स ऊपर, और ये इक्विलिब्रियम में आ गया। दैट मींस वी कैन से kx is equals to mg, और वी कैन से x is equals to mg by k। अब आपसे कोई कहता है इस जगह पे what is the potential energy of spring, ठीक है, या potential energy of mass ड्यू टू स्प्रिंग, है ना। एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट वाली भी होगी, अभी स्प्रिंग वाली पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कहां से लेना है? नेचुरल लेंथ से, ये नेचुरल लेंथ थी, यहां से नीचे एक्स की जगह कितना रख सकते हो? mg बाई के, तो हाफ के mg बाई के का होल स्क्वायर विल बी द एनर्जी। यहां से के मर जाएगा, हाफ m स्क्वायर g स्क्वायर बटे के स्क्वायर। बोलो समझ में आया? बोलिए क्लियर हुआ? तो मैंने बताया कि पहले ये इक्विलिब्रियम में आएगा, जब आ गया है तो इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो गई है। क्यों एनर्जी स्टोर हो गई? क्योंकि स्प्रिंग एक्स खिंच चुकी है। तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई है? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसी सवाल को और किस तरह से देख सकते थे? इसी सवाल में एक और हम इंक्लूजन कर सकते थे, एक और टॉपिक इसमें हम लगा सकते थे कि इसी में हम पोटेंशियल एनर्जी को भी लेके चले आए, ग्रेविटेशन वाली और स्प्रिंग वाली भी इसी में हम छुपा दें। हम दोनों तरह की पोटेंशियल एनर्जी इसमें ले लें। अब आप इसको खुद से जल्दी से बता दीजिए, 2 सेकंड का सवाल है। ये मास m है, यहाँ पे कांस्टेंट k है, और ये थोड़ी देर बाद फैलकर स्ट्रेच होकर x नीचे आ गया, और इस समय ये अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है। आप हमें बताइए टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी? देखो सरफेस से h ऊपर से mgh प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको पता है जब इक्विलिब्रियम में है तो के एक्स किसके इक्वल होगा? mg के, तो के एक्स इक्वल टू mg, x की वैल्यू बोलो, mg बराबर के, तो x की जगह रखा mg बराबर के mgh प्लस हाफ के, x की जगह mg बराबर के का होल स्क्वायर। अब जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? सो दिस वाज ऑल आई कैन डिस्कस यू इन द टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी एक टॉपिक इसमें बचा है, क्या? इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी की कहानी के आगे जुड़ा होता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझाने के लिए हमें आपको कुछ चीज नहीं समझानी पड़ेगी। चलो मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूं आपको, आज ही इंट्रोडक्शन दे दूं कम से कम, ताकि आप अगले लेक्चर में तैयार बैठो। अभी तक जो हमने बात की बच्चों वो की डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फिर हमने बोला UF माइनस UI इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कई तरह से ये सब बातें बोली। हमने बोला छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस छोटा सा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमने ये भी बोला DU इज इक्वल्स टू माइनस FDX, बोल सकते हैं छोटा सा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां डॉट नहीं लगाया, ये ध्यान देना। इस डॉट के ना होने का मतलब क्या है? फोर्स x के डायरेक्शन में है, मतलब कहीं ना कहीं छुपी हुई बात है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में है। डॉट लगाने का मतलब होता कि फोर्स का हमें x वाला कंपोनेंट लेना पड़ता। डॉट नहीं लगाया मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो dx और ये x। यहां से आप एक नई चीज ले सकते हो, fx इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dx। सिमिलरली आप कह सकते हो fy इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dy। इधर से आप कह सकते हो fz इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dz। नोट कर लें इसको भी। ये तो वैसा हो गया ना जैसे टीचर क्लास में बेल बजने के बाद पढ़ाता रहता है ना। मैंने बोला टॉपिक खत्म, उसके बाद फिर कुछ और बता दिया। तो इसको नोट करें, fx इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dx, fy इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dy, fz इज इक्वल्स टू माइनस du बाई dz। यहां से स्टार्ट करेंगे अपन अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड हाउ टू डिटरमाइन कि कौन सा इक्विलिब्रियम है, कहां पे इक्विलिब्रियम है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।